आपने सोचा था 1984 में हुआ सिख नरसंहार आजाद भारत का पहला नरसंहार था। आपने सोचा था कि 1980 से 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का हुआ नरसंहार ही एकमात्र ऐसा नरसंहार होगा जिसने हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयत्न किया होगा। अगर ऐसा है तो आप कटु सत्य से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि आजाद भारत का सबसे पहला हिंदू नरसंहार आजादी के कुछ महीनों के बाद ही हुआ था। 1948 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुए पाकिस्तानियों द्वारा किए गए अत्याचारों को छोड़कर स्वतंत्र भारत में पहला नरसंहार महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों के विरुद्ध 1948 में जनवरी फरवरी के महीने में हुआ था। इस नरसंहार का तत्कालीन कारण था चित्पावन ब्राह्मण श्री नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को शाम लगभग 5:50 बजे जब गांधी जी अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने अपने रिवॉल्वर से उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। उसी रात महाराष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मणों के विरुद्ध भीषण रक्तपात शुरू हुआ, जो नाथूराम गोडसे की ही तरह चित्पावन ब्राह्मण थे। रक्तपात का ये तांडव अगले 4 दिनों तक बिना रुके बिना दया के चित्पावन ब्राह्मणों के विरुद्ध चलता रहा। नाथूराम गोडसे को इस कृत्य के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया, परंतु क्या अन्य चित्पावन ब्राह्मणों का इसमें कोई दोष था जिन्हें बिना किसी कारणवश अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा? क्या चित्पावन ब्राह्मणों की इस प्रकार नृशंस हत्याएं करना उचित था, विशेषकर तब जब गांधी जी ने अपने पूरे जीवन अहिंसा और क्षमा का पाठ पढ़ाया? उस समय के समाचार पत्रों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठता है कि कैसे वह इस नरसंहार की जानकारी देने में विफल रहे। नाथूराम गोडसे भी उसी चित्पावन ब्राह्मण वर्ग से थे जिनका नरसंहार किया गया। इसी वर्ग से गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, न्यायमूर्ति रानाडे, धोंडो केशव कर्वे, विनायक दामोदर सावरकर जैसे व्यक्ति भी थे। 18वीं शताब्दी के बाद भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में इन सभी का प्रमुख स्थान रहा है। 1713 से 1761 तक पेशवाओं ने, जो कि चित्पावन ब्राह्मण ही थे, भारत के अधिकतर भूभाग पर शासन किया तथा एक के बाद एक अनेकों जीत हासिल की। पेशवाओं ने अटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो कि अब अफगानिस्तान में है। बाद में अंग्रेजों ने चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में अपने लिए एक खतरा माना और जानबूझकर उनकी जाति का वैकल्पिक नाम कोंकणस्थ ब्राह्मण को छोटा करके कोबरा कहना शुरू कर दिया। क्या ये कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि महाराष्ट्र में तत्कालीन शक्तिशाली ताकतों ने चित्पावन ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखी? ये ताकतें चित्पावन ब्राह्मणों को हमेशा के लिए बर्बाद करने के अवसरों की प्रतीक्षा में थी। गांधी जी के हत्यारे का चित्पावन ब्राह्मण होना इन सभी ताकतों के लिए वही अवसर बन गया जिसकी इन्हें प्रतीक्षा थी। इन ताकतों ने कांग्रेस की सहायता से लोगों को उकसाया, भड़काया और फिर चित्पावन ब्राह्मणों के घरों में आग लगा दी, उनकी संपत्ति नष्ट कर दी, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें मार दिया। कांग्रेस पार्टी और उनके ब्राह्मण विरोधी गुंडों ने राज्य की मशीनरी का प्रयोग पूर्व नियोजित नरसंहार और दंगों का अंजाम देने के लिए किया तथा बाद में सभी सबूत व निशान मिटा दिए गए। यह एक षड्यंत्र था कांग्रेस पार्टी द्वारा अन्य जातियों को अपना वोट बैंक बनाने तथा ब्राह्मणों के प्रति आम जनमानस में द्वेष पैदा करने का। गांधी जी की हत्या के बाद जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, कांग्रेस और ब्राह्मण विरोधी ताकतों ने मिलकर महाराष्ट्र में एक सूची तैयार की जिसमें चित्पावन ब्राह्मणों की दुकानें, उनके घरों और उनके कारखानों के पते थे। यह प्रक्रिया गांधी जी की मृत्यु के कुछ घंटों के बाद ही शुरू हो गई थी, जिसमें पहले से निर्देशित गुंडों ने केरोसिन तेल, कनस्तर, रॉड, हथियार लेकर इन सभी चित्पावन ब्राह्मणों के घर पर आक्रमण कर दिया। घरों को आग लगा दी, दुकानों को जला दिया, कारखानों को बर्बाद कर दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और निर्दोष चित्पावन ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया।
T.W. एटवुड ने अपने सिटी कंट्रीसाइड एंड सोसाइटी इन महाराष्ट्र में उस नरसंहार का वर्णन किया है कि कैसे औंध जिले के 13 तहसीलों में 300 गांवों को जलाया गया जो मूलतः ब्राह्मणों के गांव थे। यद्यपि ब्राह्मणों पर हमले की शुरुआत पुणे से हुई, लेकिन बाद में वे सतारा, सोलापुर, सांगली और कोल्हापुर तक फैल गए, जिनमें ब्राह्मण विरोधी गुंडों ने क्रूरता की सारी हदें लांघ दी। मरने वालों की संख्या कितनी है इसकी कोई जानकारी नहीं है। आधिकारिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। तदपि जानकारों का मानना है कि इस नरसंहार में 5000 से 8000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस नरसंहार पर अध्ययन करने वाली मॉरिन पैटरसन का कहना है कि इस नरसंहार के दशकों बाद भी उन्हें संबंधित पुलिस फाइलों तक पहुंच नहीं दी गई थी। इसी कारण में इस नरसंहार में नष्ट हुई संपत्ति का आकलन करना बहुत मुश्किल है। विद्वानों ने इसका अनुमान 6 से 10 करोड़ के बीच लगाया था। इतने से भी इस भीड़ का मन नहीं भरा तो उन्होंने मुंबई में हिंदू महासभा और आरएसएस के दफ्तरों पर हमला किया तथा उनके घरों पर भी तोड़फोड़ की। गांधी जी की मृत्यु के अगले दिन 500 से 1000 लोगों की भीड़ वीर सावरकर के घर बाहर जमा हो गई और पत्थरबाजी करने लगी। ऐसी अफवाहें फैलाई गईं कि वीर सावरकर और उनके करीबी लोग गांधी जी की मृत्यु पर खुशी मनाते हुए मिठाई बांट रहे थे। वीर सावरकर के घरों के आसपास कांग्रेस समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया, परंतु पुलिस के हस्तक्षेप और उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें बचा लिया। दुर्भाग्यवश पुलिस उनके छोटे भाई नारायण सावरकर को पत्थरबाजी से बचाने में असफल रही। वीर सावरकर की गिरफ्तारी और उनके छोटे भाई की मृत्यु के पश्चात सावरकर का परिवार, जो भारत की आज़ादी में अग्रणी लड़ाई लड़ रहा था, पूरी तरह टूट गया। सावरकर ने अपने भाई की मृत्यु पर कहा कि वह जिसने अथक राष्ट्र सेवा की, वह जिसने लोक जागरण का काम किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ा रहा, जिसने माँ भारती की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसे अपने ही भाइयों ने पत्थर मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया। आज भी वीर सावरकर के कथन सुनकर हर राष्ट्रवादी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विचार करने योग्य तथ्य यह भी है कि निर्दोष ब्राह्मणों के नरसंहार की जानकारी रखते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी सबूत के गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। 14 मार्च 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं युद्ध के मैदान में आकर संघ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे इसके लिए सत्ता ही क्यों नहीं छोड़नी पड़े। क्या जवाहरलाल नेहरू के कथन का यह अर्थ था कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़कर मैदान में आकर आरएसएस के कार्यालय तथा उनके घरों में आग लगाने और उन्हें मारने के लिए तैयार थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस कथन से हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है कि चंपावन ब्राह्मणों के नरसंहार को न केवल आधिकारिक दस्तावेजों से तथा आम जनमानस की स्मृति पटल से मिटाने में उनका योगदान रहा होगा। विचार करने वाली बात यह भी है कि चंपावन ब्राह्मणों का नरसंहार करने वाले वही लोग थे जो खुद को गांधी जी का अनुयायी कहते हैं, जबकि गांधी जी के अनुसार अहिंसा और क्षमा सबसे बड़े मानवीय गुण हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।